Good morning, students. Today we are going to continue our remaining topic, phenol. Let's start with properties of phenol. जनरल डिस्क्रिप्शन जो था फिनॉल का वो हमने देख लिया था पहले. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मोस्ट प्योर phenols are colorless, liquid or solid, but they are often found real colored owing to the presence of oxidation product. जो प्योर फिनॉल्स होते हैं वो जनरली कलरलेस लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं. लिक्विड और सॉलिड इसलिए बोला है क्योंकि ये सेमी सॉलिड स्टेट में भी होता है. मीन्स जो रूम टेम्परेचर होता है, मतलब जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है उसके बेसिस पे ये दोनों फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, इसलिए उन्होंने कलरलेस, लिक्विड और सॉलिड दोनों लिखा है. बट दे आर ऑफन फाउंड रियल कलर्ड ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट. मैंने अभी आपको बताया एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग इनका कलर भी चेंज होता है. ये दोनों कंडीशन है, इसकी स्टेट और इसका कलर, दोनों चीज़ें वेरी हो सकती है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन. ठीक है. सेकंड पॉइंट है फिनॉल्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक कार्बोलिक ऑर्डर विच इन केस ऑफ फिनॉल इटसेल्फ इज़ हाईली टॉक्सिक. जो फिनॉल होता है, फिनॉल की जो ऑर्डर है वो एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ही होती है. मतलब आप जब उसको स्मेल करते हैं तो आपको एक अलग सी ही फिनॉलिक ऑर्डर मिलती है और जो कि इटसेल्फ बहुत टॉक्सिक होती है. ठीक है. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फिनॉल आर हायर देन एलिफेटिक अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर वेट्स. जो नॉर्मल, जैसे अभी तक हम कंपैरेटिवली ही बात कर रहे हैं किस किस की, फिनॉल की और एलिफेटिक अल्कोहल्स या एरोमेटिक अल्कोहल्स की. तो यदि हम एलिफेटिक अल्कोहल्स के कंपैरिजन में हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की फिनॉल के, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है फिनॉल का वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक अल्कोहल्स. This is due to stronger intermolecular hydrogen bonding in phenols relative to alcohols. जो ये क्यों होता है ऐसा कि फिनॉल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक अल्कोहल्स? क्यों? क्योंकि इनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. सी देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमोलिकुलर मीन्स होता है इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड, और इंट्रा मीन्स इनसाइड द मॉलिक्यूल. मीन्स ये कि यदि हम फिनॉल की मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, इंटरमोलिकुलर मतलब दो फिनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में, और इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग की हम बात करें तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो फिनॉल का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल. ठीक है. यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर वेट है और बॉइलिंग पॉइंट है. तो कंपाउंड कौन कौन से हैं? फिनॉल है, साइक्लोहेक्सेनॉल है, O1 हेक्सेनॉल है. तो आप यहाँ मॉलिक्यूलर वेट देख सकते हैं इन तीनों के 96, 94, 100 एंड 102. और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 182, 162, 157. अब आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं कि जो फिनॉल है उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है पर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. और यहाँ यदि हम बात करें 1 हेक्सेनॉल की तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 102 है
पर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है एज़ कम्पेयर टू फिनॉल। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे फिनॉल के अंदर क्या होती है, हमारे फिनॉल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल। Now next point is the introduction of a hydroxyl group into an already substituted aromatic ring, especially in the para position to methyl halogen or nitro group produce a marked increase in the boiling point. The effect on nitro phenol is shown below. देखो ऐसा है कि कुछ ग्रुप्स जो होते हैं किसी पोजीशन को डायरेक्ट भी करते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टेड होता है। ठीक है, तो इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनटू एन ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग स्पेशली इन द पैरा पोजीशन। क्या बोल रहा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि मतलब यदि फिनॉल है तो उसके अंदर यदि हम पैरा पोजीशन पे मिथाइल हेलोजन या नाइट्रो ग्रुप यदि हम ऐड करते हैं तो उसके अंदर मार्क्ड इफेक्ट दिखता है, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखता है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखता है, इंक्रीज इफेक्ट दिखता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड क्यों बोला है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है उस पर ऑलरेडी OH ग्रुप लगा हुआ है और साथ में NO2 ग्रुप लग रहा है या CH3 ग्रुप लग रहा है या फिर हेलोजन ग्रुप लग रहा है। बात समझ में आ रही है, ये सेंटेंस क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, और यदि नहीं होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाउंड और उनके मेल्टिंग पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि फिनॉल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 42 है, नाइट्रोबेंजीन है जिसका 5.5 है, ऑर्थो, मेटा और पेरा इन तीनों में भी आपको देखो वेरिएशन दिखेगा 45, 96 और 114। ठीक है, तो अब आगे हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। द ग्रेटर वॉलेटिलिटी ऑफ द ऑर्थो आइसोमर इज ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस टर्म, इंट्रा आ गया है मतलब इनसाइड द मॉलिक्यूल, इनसाइड द सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, जो बॉन्डिंग है वो इनसाइड द सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो रही है, और इंटर आ जाएगा तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, whereas the higher boiling point of the para isomer is due to intermolecular hydrogen bonding। देखो यहाँ पे अब आपको क्लियर हो जाएगा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ऑर्थो आइसोमर जो है उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और जो पैरा आइसोमर है उसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इंट्रामोलिकुलर मतलब मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल के अंदर, तो यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो मॉलिक्यूल के इटसेल्फ मतलब उसके अंदर ही हो रही है, और यहाँ इंट्रामोलिकुलर है तो यहाँ पे इनसाइड द मॉलिक्यूल हो रही है, और इंटरमोलिकुलर है मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब आप देखिए ये जो नाइट्रो ग्रुप वाला फिनॉल है वो है, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो एक जो ये वो जो है मॉलिक्यूल है उसका OH ग्रुप और दूसरे मॉलिक्यूल का NO2 जो है उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पैरा है और ये ऑर्थो डायरेक्टेड है। ठीक है,
Next point is the solubility. Phenols are generally water soluble as they form hydrogen bonds with water much in the same fashion as do aliphatic alcohol. देखो सॉलिबिलिटी की बात आ गई है. सॉलिबिलिटी किसके अंदर स्पेशली देखी जाती है, पहले हम फिनॉल या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर देखते हैं. तो यहाँ पे वाटर सॉल्युबल होगा ही होगा फिनॉल. क्यों? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है और वो भी दोनों टाइप की हो रही है. मतलब इंटर और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे. इंटर और इंट्रा दोनों टाइप का हो रहा है. ठीक है. इन द केस ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल, is more soluble in water than orthonitrophenol. This is because para-nitrophenol can associate with itself also with water molecule. अब देखो आपको पता होगा, अभी में हमने डिस्कस किया है कि पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या हो रहा था. पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी वो इंटर मॉलिक्यूलर वाली हो रही थी. तो उसके अंदर क्या हो रहा था, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही थी. ठीक है. तो इजीली हो सकती है. इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में. तो यहाँ पे यदि वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा तो पैरा की टेंडेंसी है कि वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा. तो वो इजीली वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो के केस में क्या था, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी. वहाँ पे क्या टेंडेंसी थी कि इनसाइड दी मॉलिक्यूल के अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर पा रहा था ईजीली. ठीक है. तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर के अंदर एज़ कम्पेयर टू दी ऑर्थो. हम ये नहीं कह रहे हैं, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वाटर सॉल्युबल नहीं है. वो भी सॉल्युबल है और पैरानाइट्रोफिनॉल भी सॉल्युबल है. पर जो सॉल्युबिलिटी का वो है रेशो है, मतलब तो वो पैरा का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो. नेक्स्ट पॉइंट है पैरानाइट्रोफिनॉल कैन नॉट फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. ये हम पहले भी देख सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली कि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है किस किस के बीच में, वाटर और पैरानाइट्रोफिनॉल के बीच में. ठीक है. तो ये हमारा कौन है, ये हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल है और ये वाटर मॉलिक्यूल है. और ये फिर से पैरानाइट्रोफिनॉल है और ये वाटर मॉलिक्यूल है. तो दोनों तरफ से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है. Now next is the acidity of phenols. Phenols are much more acidic than alcohols but less so than carboxylic acid or even carbonic acid. फिनॉल्स जो है जनरली देखा जाए तो अल्कोहल से तो एसिडिक ज़्यादा होते हैं, पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है जिसे हम कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं उससे उसकी एसिडिटी कम होती है. फिनॉल्स आर एसिडिक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फिनॉक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. फिनॉल की जब भी यदि आपके एग्ज़ाम्स में भी यदि कोई क्वेश्चन अराइज होता है या ऐसा यदि आपको ध्यान भी रखना है तो सिर्फ़ और सिर्फ फिनॉक्साइड आयन याद रखिएगा. क्योंकि फिनॉल के साथ में क्या होता है, अगेन वही बेंजीन रिंग है, रेजोनेंस होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स होगा. तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, पहले सबसे पहले फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होगा और फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होने के बाद में ही रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स स्टार्ट होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है फिनॉल्स आर एसिडिक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फिनॉक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. एग्जांपल है फिनॉल इटसेल्फ गिव्स फिनॉक्साइड आयन ऑन डिसोसिएशन. आप यहाँ देखिए जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में देखिए आप, जब फिनॉल जब डिसोसिएट होता है तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये फॉर्म होता है और H+ आयन एलिमिनेट आउट होता है. ठीक है. फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस. ठीक है. स्टेबिलिटी कब आती है, रेजोनेंस की वजह से.
तो आप देखिए जो रेजोनेंस हो रहा है, आपने बेंजीन के अंदर भी देखा था। ये देखिए, ये जो फिनॉक्साइड आयन है अपना, इसके जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये अपना नेगेटिव चार्ज जो है आगे की तरफ रोटेट करेगा, और जो बॉन्ड है इसका, ये बॉन्ड भी आगे की तरफ रोटेट होगा। ठीक है, तो फिर से एरो का भी ध्यान रखिएगा आप कि रिवर्सिबल होना चाहिए, क्योंकि रेजोनेटिक फॉर्म्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड्स आगे की तरफ मूव ऑन होंगे, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरा रेजोनेंस फॉर्म बनेगा, और फिनॉक्साइड आयन का, और रेजोनेंस इसके अंदर हो रहा है, इसलिए ये और स्टेबल हो जाता है। नोटिस दैट द नेगेटिव चार्ज इज spread throughout the benzene ring, and thereby they effectively dispersed. This charge delocalization is a stabilizing factor in the phenoxide ion, as I already told this कि फिनॉक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी है वो डिलोकलाइजेशन या रेजोनेंस की वजह से होती है। ठीक है, ऑन अदर हैंड नो रेजोनेंस इज पॉसिबल इन अल्कोक्साइड आयन, जो कि RO नेगेटिव होता है, एंड ड्राइव फ्रॉम अल्कोहल द नेगेटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड और लोकलाइज्ड ऑन अ सिंगल ऑक्सीजन एटम। यदि हम, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं एलिफेटिक अल्कोहल से कंपेयर कर रहे हैं हम बार बार, तो एलिफेटिक अल्कोहल के केस में क्या बनेगा, जैसे कि यहाँ पे फिनॉल में फिनॉक्साइड आयन फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे अल्कोक्साइड आयन फॉर्म होगा, जो कि डिलोकलाइज नहीं होगा। ठीक है, देखो डिलोकलाइजेशन मैंने आपको फिर से बता रही हूँ, डिलोकलाइजेशन कहाँ होता है, जहाँ चार्ज या बॉन्ड्स इजीली मूव कर पाएँ। ठीक है, रोटेट हो जाए, या अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसा कोई सिस्टम हो तब कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। दैट्स वाई जो डिलोकलाइजेशन है या कॉन्जुगेशन जो रेजोनेंस है वहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसली अल्कोहल्स आर मच वीकर एसिड देन फिनोल्स। फॉर एग्जांपल pK ऑफ फिनॉल इज़, ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।